School of Magic Season 2, Episode 101, Title Dark Wolf. Behinding the Dark Wolf. देर रात। आमतौर पर चकाचौंध रोशनी से जगमगाता रहने वाला शहर बर्फीली हवा के बीच किसी तरह शांत लग रहा था। अपार्टमेंट के अंदर आदर्श ने थक कर दरवाजा खोला और फर्श पर बिखरे हुए कपड़े, स्नैक्स के पैकेज और मोजों पर नजर डाली। उन्हें साफ सुथरा करने के मूड में नहीं होने के कारण आदर्श बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़े और सो गए। जड़ी बूटी विक्रेताओं द्वारा दी गई मिशन बेहद कठिन था। यदि यह उसका काला सांप कवच नहीं होता तो शायद उसका अंत हो गया होता। किसी भी तरह उसने हीरो हंटर एजेंसी को निराश नहीं किया और मिशन पूरी करने में सफल रहा। आदर्श ने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस प्रकार वह सीधे बिस्तर पर चला गया, बिना यह जाने कि खिड़की खुली थी। वह रात भर सोया और उसके चेहरे पर चकाचौंध कर देने वाली सूरज की रोशनी पड़ने से उसकी नींद खुल गई। छोटी फ्लेम बेले आदर्श से पहले जाग गई। वह बिस्तर पर इधर उधर घूम रही थी और कभी कभी आदर्श के चेहरे को रौंद देती थी। उसके उग्र पैरों ने उसके चेहरे पर झुलसे हुए निशान छोड़ दिए, जिससे वह आधी नींद से जाग गया। आदर्श ने शरारती फ्लेम बेले को उठाया और उसके माथे पर अपना हाथ फेरा। छोटा प्राणी तुरंत चिल्लाया और अपने अंगों को बेतहाशा हवा में लहराया। आदर्श ने आखिरकार उसे 100 सीड पीस खिलाकर शांत कर दिया, इससे पहले कि वह महसूस कर रहा था कि वह कितना दर्द महसूस कर रहा था, और बिस्तर पर वापस गिर गया। कुछ सेकंड बाद आदर्श ने कंबल खोल दिया और हैरानी से साफ कमरे को देखने लगा। हो सकता है कि वह थक गया हो, लेकिन इससे उससे भूलने की बीमारी नहीं हुई। आदर्श को स्पष्ट रूप से याद है कि सोने से पहले उसका कमरा कितना गंदा था। एक रात के बाद यह पूरी तरह से क्यों बदल गया। वह कभी भी कमरे में एक हल्की सुखद खुशबू महसूस कर सकता था। आदर्श ने छोटी ब्लेम बेले की ओर देखा, जो असहमति में अपना सिर हिलाने से पहले असमंजस में अपनी चॉकलेट चबा रही थी। यह राहत की बात होगी अगर वह उसके आसपास के कमरे को ना जलाए। वह संभवतः इसे कैसे साफ कर सकती थी। जब से राधा गई थी उसने सफाई नहीं की थी। पिछले 2 महीनों में बहुत सारी भद्दी चीजें जमा हो गई थी। समीक्षा। आदर्श को अचानक कुछ याद आया। उसकी नजर बंद खिड़की पर पड़ी। आदर्श ने उसकी गर्दन को छुआ और महसूस किया कि उसे कोई चीज हल्की सी चुभी हुई रही है। उसने दर्पण में देखा और अपनी गर्दन पर एक छोटा सा चुंबन पाया। कोई छेद नहीं था। समीक्षा को पता था कि आदर्श को कुछ कठिन संघर्षों से गुजरना पड़ा था, इसलिए वह बेहद थक गया था। उसने उसका खून नहीं पिया। पिछले 2 महीनों में आदर्श को पता था कि उसकी गर्दन पर समय समय पर छोटे छोटे छेद हो जाते थे। वह अनुमान लगा रहा था कि यह समीक्षा थी। ऐसा लगता था कि वह जीवित रहने के लिए केवल उसका खून ही पी सकती थी, फिर भी वह उसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इस प्रकार वह केवल तभी उससे मिलने जाती थी जब वह सो रहा होता था। उसने कभी भी अति नहीं की और कभी पिशाच जैसा लालच नहीं दिखाया। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कुछ रक्त खोने से वास्तव में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि इसे दान करना। आदर्श के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना समीक्षा हमेशा अपनी इच्छा पर नियंत्रित रखती थी। बंद खिड़की और अपनी गर्दन पर निशान को देखते हुए आदर्श ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। आदर्श को पता था कि वह अभी भी शहर में है और गुप्त रूप से उस पर नजर रख रही है। हालांकि आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि वह यह रास्ता चुनेगी, भले ही जीवित रहने के लिए उसे उसका खून पीना होगा। फिर भी वह उसकी दुनिया में कदम रखने और उसके जीवन को परेशान करने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी ओर नानलिंग पर्वत पर, यहाँ तक कि जब कोई आकाश में ऊंचा उड़ रहा था तब भी पहाड़ों का कोई अंत दिखाई नहीं देता था। विंड पंखों के 2 जोड़े बादलों की परत के नीचे उड़ते हुए खुले हुए हैं। पंखों ने सफेद बादलों को अलग कर दिया और पीछे एक स्पष्ट निशान छोड़ दिया। पंखों का मालिक एक लंबे बालों वाला और रूखे चेहरे वाला आदमी था। उसने फटी हुई फौजी जैकेट पहन रखी थी, जिस पर खून से सूखे धब्बे थे। उसके नीचे एक असीम पर्वत श्रृंखला थी। पेड़ों के बीच से चमकती आंखें चमक रही थी।
उस इंसान को घूर रही थी जिसने उनके क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस किया था। हालांकि बड़ी संख्या में राक्षस भेड़ियों के इकट्ठा होने के बावजूद उनमें से किसी ने भी इंसान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इंसान ने अपने दाहिने हाथ में एक विशाल भेड़िए का सिर पकड़ रखा था। भेड़िए के सिर पर 2 सींग और उसके माथे पर एक कुलीन वंश का संकेत देने वाली रेखाएं थी। उसके दांत हवा के सामने खुले हुए थे। उसकी गर्दन के मध्य भाग से उसका सिर काट दिया गया था। कटे हुए हिस्से से अभी भी खून निकल रहा था, जो पहाड़ों पर टपक रहा था। जैसे ही मानव आगे की ओर बढ़ा, उसने एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक जमीन पर खून का निशान छोड़ दिया। क्षेत्र में रहने वाले राक्षस भेड़ियों ने मानव को मारने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने जो सिर अपने हाथ में पकड़ रहा था वह उनके शासक डार्क विंग वुल्फ का था। उस आदमी ने राक्षस भेड़िए का क्षेत्र पर आक्रमण किया था और अंततः डार्क वुल्फ किंग का सिर अमृत झील में वापस ले आया। जब नायक विहान अमृत झील पहुंचे तो नागरिकों ने खुद को रोते हुए पाया। उनके दिल बैटल मैजिशियन के प्रति सम्मान से भर गए। विहान, तुमने अपने आदेशों की अवहेलना की है। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि हम डेमन भेड़ियों की भीड़ को खत्म करने का कोई रास्ता खोज लेंगे? लेकिन आपने इसे अपने तरीके से करने पर जोर दिया। यदि आप मर जाते हैं तो अमृत झील खतरे में पड़ जाएगी। अमृत झील की रक्षा करने वाले नए कमांडर निशांत ने डांटा। विहान ने डार्क विंग वुल्फ का सिर जमीन पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हारे जैसे कायर के ऐसा करने का इंतजार करता रहा तो अमृत झील के मृतकों को शांति मिलने में कितना समय लगेगा? क्या कहा आपने? निशांत ने कहा, आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। समय आने पर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। विहान यहीं नहीं रुके, उसके विंड पंख उसे वापस आकाश में भेजने के लिए तैयार थे। आप कहाँ जा रहे हैं? जब निशांत ने देखा कि विहान उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने उसे रोक लिया। मैं सैलन की तलाश करने जा रहा हूँ, विहान ने कहा। सालन, शैतान नगरी का रेड कार्डिगन। निशांत दंग रह गया। सालन एक ऐसा नाम जिससे मैजिक एसोसिएशन के कई अधिकारी डर से कांप उठेंगे। विहान ने आगे कुछ नहीं बताया। शरीर पर चोट लगने के बावजूद वह दूर तक उड़ गया। अमृत झील के लिए सबसे बड़ा खतरा समाप्त हो गया था। इस प्रकार वह बाकी सब निशांत पर छोड़ देगा। विहान की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई उत्तर पश्चिम की ओर देख रही थी। विहान ने न केवल नानलिंग पर्वत पर डार्क विंग वुल्फ को मार डाला, बल्कि उसने एक चौंकाने वाली साजिश का भी पता लगाया था। अमृत झील कभी भी सालन का वास्तविक लक्ष्य नहीं थी। यूएर, अगर मैं इससे बच सका तो मैं नित्यानशान पर्वत के नीचे तुम्हें ढूंढूंगा। यदि नहीं तो कृपया मुझे अपना वादा पूरा न करने के लिए क्षमा करें। विहान खुद से बुदबुदाता है। आप जानते हैं कि मैं विहान कभी किसी से नहीं डरता, लेकिन यह सालन, उसकी बुराई कुछ ऐसी है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। वह जो डर लाता है वह मेरी हड्डियों में घुसने के लिए काफ़ी है। विहान के चेहरे पर गहरे भाव थे। उसका हाथ एक टूटे हुए हार के चारों ओर कसकर बंधा हुआ था। आकाश और जमीन एक में जुड़े हुए थे। आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा था। वह जानता था कि वह उस व्यक्ति के जितना करीब होगा वह मौत के उतना ही करीब होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे जैसे वह शिकार पर दूर तक उड़ता गया, उसकी आकृति छोटी होती गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। सॉरी, आज आपको एक ही एपिसोड मिलेगा।